स्वाधीनता प्राणी मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विस्तृत जगत में किसी भी जीव को बंधा हुआ जीवन पसंद नहीं आता। स्वाधीनता अमूल्य निधि है, जिसके अभाव में यह जीवन सबके समान जड़ हो जाता है। गुलामी की जंजीर को तोड़कर स्वाधीनता की ओर अग्रसर मानवता ने स्वतंत्रता का मूल्यांकन करते हुए इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि माना है। प्राचीन एवं मध्यकाल में स्त्रियों का पूरा जीवन पराधीनता से इस प्रकार जकड़ा हुआ था कि वे अपने किसी भी कार्य या व्यवहार के लिए स्वतंत्र नहीं थी। उनके मस्तिष्क में पराधीनता की भावना इस प्रकार घर कर गई थी कि वे सपने में भी अपनी स्वतंत्रता के सुख का आनंद नहीं उठा पाती थी। तुलसीदास ने इसी संदर्भ में स्त्रियों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है। वस्तुतः सृष्टि में विद्यमान सभी जीव जंतु अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करते हैं। पिंजरे में कैद चिड़िया हो या सलाखों से घिरा शेर, एक नवजात शिशु हो या अत्यंत कमजोर वृद्ध, यदि किसी भी जीव में थोड़ी सी भी चेतना है तो वह अपनी स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेम करता है। वह प्रत्येक आयाम या सभी पक्षों में स्वतंत्र होना चाहता है। वह विचारों की स्वतंत्रता चाहता है। उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है। तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। इन सभी स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूलभूत है। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप होती है। वैयक्तिक स्तर पर विचारों की अभिव्यक्ति से तात्पर्य युक्ति युक्त अभिव्यक्ति से है। निरपेक्ष स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। स्वतंत्रता हमेशा प्रतिमानों में निहित होती है। विश्व के किसी भी देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ ऐसी हिदायतों के साथ देता है जिससे देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निर्दोषता या सदोषता कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। जो मानदंड आज उचित एवं प्रासंगिक लगते हैं वही अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए भी उचित एवं प्रासंगिक नहीं हो सकते। विचारों एवं दृष्टिकोणों के साथ साथ सामाजिक मानदंड भी बदलते हैं। अभिव्यक्ति या किसी भी
प्रकार की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध स्वावलंबन से होता है। पराधीन सपनेहु सुख नाही उक्ति जहाँ एक ओर यह स्पष्ट करती है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता, वहीं दूसरी ओर इसमें यह अभिप्राय भी निहित है कि किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता अर्थात स्वावलंबन अपरिहार्य है। हितोपदेश में भी कहा गया है, पराधीन को यदि जीवित कहते हैं तो मृत कौन है। अंग्रेजी में भी लोकप्रिय एक उक्ति का अनुवाद है, स्वर्ग में दास बनकर रहने की अपेक्षा नरक में स्वाधीन शासन करना अधिक अच्छा है। वास्तव में पराधीनता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक भी होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के विचारों से प्रभावित होने या दूसरों के विचारों का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाए तो यह भी पराधीनता का ही सूचक है। स्वाधीनता से सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि पराधीनता मनुष्य के स्वाभिमान को नष्ट कर देती है। पराधीनता से बचने का एकमात्र मार्ग आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास है, जिसे संघर्ष द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वाधीन व्यक्ति की ही सोच रचनात्मक हो सकती है। जो पराधीन है, जिसकी आत्मा दुखी एवं दबी हुई होती है, वह व्यक्ति अपनी पूर्ण सृजनात्मक क्षमता का उपयोग भला कैसे कर सकता है। एक पराधीन राष्ट्र के लोगों की सोच पिछड़ी एवं नकारात्मक होती है, क्योंकि उनकी मानसिकता पराधीन या दास प्रवृत्ति की हो जाती है, जबकि दूसरी ओर स्वाधीन देश के सदस्यों में रचनात्मक ऊर्जा का अक्षय स्रोत होता है। वे क्रियात्मक रूप से अधिक सक्रिय एवं जीवंत होते हैं। अत्यधिक रचनात्मक सोच एवं दृष्टिकोण होने के कारण राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अत्यंत प्रभावी एवं उल्लेखनीय होता है। इसी कारण स्वाधीन राष्ट्र का विकास एवं प्रगति अत्यंत तीव्र गति से निरंतर होती जाती है। स्वाधीनता की भावना व्यक्ति के अंदर हमेशा उत्साह, उमंग, सृजनात्मकता, जीवंतता का संचार करती है, जिसका प्रभाव उसकी सकारात्मक क्रियाओं के रूप में सामने आता है। ब्रिटिश काल में देश की पराधीनता ने भारतीयों के मन मस्तिष्क को अत्यधिक संकीर्ण बना दिया था। हम अपनी प्रगति के बारे में कुछ सोचने हेतु सक्षम ही नहीं रह गए थे। इस दौरान लोकमान्य तिलक की पंक्ति स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ने लोगों में जन
चेतना का संचार किया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया में प्रेरणा का काम किया।